बांग्लादेश में पिछले 1 महीने में 4 हिंदुओं की हत्या हुई है और ये हत्या निर्मम हत्या थी। सारा एक पटकथा तैयार करके बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को उस कट्टरपंथी दिशा में ले जाने का प्रयास वो है कि जितने भी हमारे आसपास के देश हैं सभी में कठपुतली सरकारें चल रही हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक डिस्टरबेंस का कारण है। आप जैसे आप अपने पिता को नहीं बदल सकते, आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, आप उनका क्या करिएगा। तो हमें किस तरह जो प्राइज मिलते हैं उसके पैरामीटर्स होते हैं कि वो किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। जब मिला होगा वो उसके काबिल रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार जाकर आक्रमण कर देती तो ऐसे मूर्खतापूर्ण और ऐसे कुतर्की प्रवचन से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या भारत सरकार कुछ कर रही है तो भारत सरकार खुलेआम भी जो प्रतिक्रिया देनी हो दे रही है और डिप्लोमेटिकली भी जो करना है वो कर रही है, इंटरनेशनल फोरम से भी कर रही है। ऐसे ऑपरेशन के बारे में उसको बताया नहीं गया। ममता बनर्जी इसको लेके बहुत नहीं बोल रही, अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बड़ा कड़क बयान इसको लेकर नहीं आया है। दुनिया की शतरंज पर बांग्लादेश वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल करके भारत को शह और मात देने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर विषय का रुख करते हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ल जी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत दिनों बाद उन्होंने वक्त दिया है खबरों के खिलाड़ी के लिए। समीर चौगांकर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पिछले 1 महीने में 4 हिंदुओं की हत्या हुई है और ये हत्या निर्मम हत्या थी। एक हत्या सुर्खियों में आ गई, इसलिए पूरे विश्व में बांग्लादेश की थू थू होने लगी। एक हत्या जिसमें कि एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी धर्म के लिए कुछ कहा, जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से ही लगातार भारत में उबाल है। भारत में भी जमकर प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, देश के हर हिस्से में हिंदुओं की हत्या को लेकर जो कि बांग्लादेश में हो रहा है उस पर प्रदर्शन हो रहा है। यूनुस से सवाल हो रहा है कि आपका बांग्लादेश ऐसा कैसे है, आपकी सरकार में ऐसा कैसे हो रहा है। वो बांग्लादेश जो हमेशा सांस लेने के लिए भी भारत पर निर्भर था, उस बांग्लादेश में इस तरीके की हत्याएं होना भारत के संदर्भ में इसका क्या मतलब है और बांग्लादेश में इस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही जो घटनाएं हैं वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पहुंचेंगी और क्या है इसकी पूरी कहानी, इसकी हकीकत और इसका कूटनीतिक संबंध जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच दिखाई पड़ता है। इसी को थोड़ा सा विस्तार देंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से चर्चा की शुरुआत, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो आए हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यूनुस के संदर्भ में होगा। वो बांग्लादेश जो कि सांस भी भारत की वजह से लेता है, चाहे उनके उद्योग हों, चाहे उनकी प्राकृतिक आपदाएं हों, हमेशा भारत हमेशा से खड़ा रहा है। वो बांग्लादेश, या जब वो यूनुस का बांग्लादेश हो गया तो कहां से यूनुस को इस तरीके की ताकत मिल रही है? क्या वाकई में वो कठपुतली बने दिख रहे? सबसे पहले तो ये कि मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश न था, न है, न होगा। बांग्लादेश या तो भारत का है और या तो बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के साथ लड़ने वाले, बांग्ला संस्कृति को बचाने वाले उन सेनानियों का है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। चूंकि अब बांग्लादेश एक सोवरिन नेशन है, एक संप्रभु राष्ट्र है और भले वो हमारा हिस्सा था, लेकिन हम उन सीमाओं का, उन संप्रभुता का, उस जो भावना होती है किसी क्षेत्र के साथ, उसका हम सम्मान करते हैं। इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के लिए हमारे सैनिकों ने जान दी, बांग्लादेश के लिए हमारे लोगों ने टैक्स दिया, बांग्लादेश के लिए हमारे लोगों ने अपनी कीमत पर भी उनको आगे बढ़ाया। और शेख हसीना के रहते हुए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि क्यों नहीं मोदी सरकार जाकर आक्रमण कर देती, तो ऐसे मूर्खतापूर्ण और ऐसे कुतर्की प्रवचन से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या भारत सरकार कुछ कर रही है तो भारत सरकार खुलेआम भी जो प्रतिक्रिया देनी हो दे रही है और डिप्लोमेटिकली भी जो करना है वो कर रही है, इंटरनेशनल फोरम से भी कर रही है। ऐसे ऑपरेशन के बारे में उसको बताया नहीं जाता है। लेकिन चिंता कहां है, और ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, चिंता इस बात की है कि संघ और भाजपा से जुड़े लोगों के अलावा देश में किसी राजनीतिक दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक भी प्रदर्शन नहीं किया। नॉट अ सिंगल प्रोटेस्ट। मैं चिन्हित कर रहा हूं, इसको जानना जरूरी है। ये वो लोग थे जो सीए के समय में शाहीन बाग की दादियों नानियों के लिए कलेजा काट कर रख देने की बात कर रहे थे। आज दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल,
मारकर पेड़ से लटका कर जला दिया गया और उनको कोई चिंता नहीं हुई। वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो संसद में फिलिस्तीन का, पैलेस्टाइन अंग्रेजी मेरी झोला कमजोर है ले इसलिए घूमती हैं। फिलिस्तीन ही कहता हूं, फिलिस्तीन का झोला लेके गई थी, यहां उनको कुछ नहीं सूझा। संसद में उन्होंने कहा जरूर कि उन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। संसद सत्र चल रहा था, उस संसद सत्र के दौरान कौन कौन से प्रदर्शन थे वो देखना चाहिए था। सीए के दौरान जो प्रदर्शन था जरा उसको भी सोचिए। डिटेंशन सेंटर बन जाएगा, मुसलमान महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाएंगी, कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, मस्जिद नहीं रह जाएगी, मदरसे नहीं रह जाएंगे, मुसलमान को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और उस पर यह है कि हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी साहब दुनिया के हर हिस्से में मुसलमान होते हुए भी भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो चिंता है वो हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ भी रहे हैं। वो ऐसा नहीं, उसकी भी खबरें आ रही है, वो लड़ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनुस तो पूरी तरह से एक कठपुतली है, जो कहा जाता है, जो चर्चा है कि अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा है, लेकिन यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब वो आईएसआईएस, जमात और आईएसआई के रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी गठजोड़ का सरगना है। उस्मान हादी भी कट्टर था, उसके भाई ने जो कहा वो जरा सुनना चाहिए कि ये चुनाव सिर्फ टालने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि जैसे अफगानिस्तान, जैसे पाकिस्तान होता दिख रहा है, वैसे भी उसी रास्ते पर बांग्लादेश जा रहा है, बल्कि ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद की किरण यह है कि जो तारिक रहमान लौट कर आए हैं, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो और ये जमात और कट्टरपंथियों से उसको बचाया जा सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश ये तो भारत का है और नहीं तो शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथ लड़ने वाले बांग्ला संस्कृति का है। बिल्कुल ठीक है। अनुराग सर, यूनुस को लेकर जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने कहा कि वाकई में वो कठपुतली बने हुए दिख रहे हैं, भारत की ओर से जिस तरीके से कल विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बहुत सख्त बयान जारी किया गया, मैं चाहूंगी कि अपने दर्शकों को वो सुनाऊं भी। उसके बाद जैसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश का ये हिंदू हिंसा वाला जो मुद्दा है वो ले जाने का जो प्रयास था, क्या भारत ने एक चेतावनी जैसा दिया है बांग्लादेश को? देखिए, भारत ऐसे मामले पे शांत कभी नहीं बैठेगा। स्पेशली जो सरकारें अभी हैं हमारे पास, वो कम से कम इस मामले में शांत नहीं बैठेंगे। इसके पहले भी ये हो चुका है कि जिस पे भारत के ही में सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर हिंदू यहाँ आता है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। तो वो एक तरह से एक सकारात्मक दिशा में वो कदम था और वो बढ़ाया जाना चाहिए। आज की जो स्थिति है, जिस तरह से हिंदुओं पे हिंसा, हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, तो हम ज़मानों से सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये एक भारत सरकार के लिए बहुत सोचने वाला समय है कि अभी वहाँ पे जो हिंदू हैं उनका करना क्या है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने यूनुस की सरकार की जो कठपुतली बनी वाली बात कही, तो देखा जाए तो हमारा दुर्भाग्य है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते कि जो पड़ोसी आपको मिला है वो है कि जितने भी हमारे आसपास के देश हैं सभी में कठपुतली सरकारें चल रही हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस का कारण है। जैसे आप अपने पिता को नहीं बदल सकते, आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, आप उनका क्या करिएगा। तो हमें किस तरह से ऐसी योजनाएं बनानी, किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है कि जिस तरह से कठपुतली सरकारें कट्टरपंथी लोगों के हाथों में नाच रही हैं, उनसे कैसे हमें अपने देश को और अपने लोगों को बचाना है। अब इसके बाद आता है हमें जो भारत में सबसे बड़ी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके पाकिस्तान और यहाँ तक कि हमारे देश के लोगों ने भी कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी तक पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं पहुंच रहा हूं। आप नहीं पहुंचाएंगे तो मैं नहीं पहुंचूंगा, आज मेरा वादा है। तो जी, जिन लोगों ने जाके ये कहा कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ा, उनको सबसे पहले देश के सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि उन्हें क्या हिंदू दूसरे देशों में सुरक्षित दिखाई दे रहा है, क्या वो असुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी भी हत्याएं हुई हैं बांग्लादेश में, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, क्या वो प्रेम था? वो वहां पे हिंदू अनसेफ नहीं है, क्या असुरक्षित नहीं है? उस पर उनका मुंह क्यों नहीं खुलता है? प्रियंका गांधी जी अपनी टीम के साथ पैलेस्टाइन का बैग लेके पहुंची थी, आज वो क्यों नहीं जाके उन हिंदुओं के बारे में कोई बात करती हैं? उनके मुंह में क्या उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा? राहुल गांधी जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आज वो जाएं, बांग्लादेश जाएं और यूरोप जाएं और बात करें कि हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेफ नहीं है। आज उनकी यह जिम्मेदारी है।
जिस तरह से उन्होंने बाकी बातें करी हैं, वो उन्हें आज जाना चाहिए यूरोप की यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, और बात करनी चाहिए हिंदू सेफ नहीं है। सिर्फ मुसलमान वोट के साथ वो सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर उनको यह समझ में आता है तो समझ में आ जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिन से खासकर बिहार के चुनाव में बहुत उसकी बातें हुई कि जंजीज आंदोलन करेंगे और तख्ता पलट करेंगे और उसके बाद जो है मोदी को बताया जाएगा। यह सबसे बड़ा आंख खोलने वाली चीज है। आंदोलन से कभी स्टेबल सरकारें नहीं बनती हैं। क्या जितने भी आसपास आंदोलन हुए, जंजीज के आंदोलन हुए और उन्होंने जो कार्यकारी सरकारें या सरकारी बनाए, उनका ये गति होती है। तो आज के बाद मैं नाम लिए बिना बोल रहा हूं कि अगर जो भी लोग यहाँ के नेता ये आवाहन करते हैं कि जंजीज बाहर आए, सड़कों पे आए, उनको हम सब बता रहे हैं वो सड़कों पे आके आंदोलन करें और उसके बाद मुझे जी बना दें कार्यकारी प्रधानमंत्री। वैसे तो बन नहीं पाएंगे, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री मुझे बना दें। तो उनके लिए सबक है कि जो जंजीज का आंदोलन है उसने इस तरह के देश दिए। क्या वो भारत को इस तरह का देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारा देश ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका है, जंजीज वैसे हैं, ना नेपाल है, ना हमारे जंजीज वैसे। हाँ। एक बात तो वाकई में है कि इस तरीके के जब मुद्दे आते हैं जो हिंदुओं से जुड़े हुए होते हैं, तो उस पर विपक्ष के नेता उस तरह से अपनी बात नहीं रखते जैसा कि बतौर भारतीय उन्हें रखना चाहिए। इस वक्त बांग्लादेश की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो भारत के नेताओं का बयान है या जो प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा? यूनुस पर उस तरीके का दबाव आएगा? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज की डेट में जो यूनुस की सरकार है वो बिल्कुल चीन और पाकिस्तान के हाथों में कठपुतली की तरह होके रह गई है। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मुनीर और आईएसआई उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी चाइना से भी नज़दीकियां बढ़ने की खबरें आ रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि एक ऐसी सरकार जो कट्टर पंथियों, चरमपंथियों के हाथ में एक खिलौना बन गई है, वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में, हमारे दरवाजे पर बैठी हुई है। और ये लेके भारत में चिंता जाहिर होना ज़रूरी है। हाँ, वहाँ जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो तो बहुत ही कंडेमनेबल है। वो तो हर पार्टी को और हर जो राइट थिंकिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको उसका कंडेम करना ही चाहिए, कड़े शब्दों में करना चाहिए। भारत सरकार ने जो वार्निंग जारी की है, जो चेतावनी दी है बांग्लादेश को, मुझे लग रहा है थोड़ा देर से आया लेकिन दुरुस्त आया है। तो हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं ही, मैं सिर्फ हिंदू पे नहीं कन्फाइन कर रही हूँ, कहीं पर भी किसी की भी हत्या जिस नृशंस तरीके से हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो आपने बात की, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को ही ध्यान में रख के, वो चाहे ग्लोबल इवेंट्स हो, चाहे डोमेस्टिक कोई घटना हो रही हो, उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, कमेंट करते हैं। और ये हम सब जानते हैं, वो हमारे आज की राजनीति की कड़वी सच्चाई है। इसलिए जो बोल रहा है वो भी अपने फ़ायदे को ध्यान में रख के बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो भी अपने फ़ायदे को ध्यान में रख के नहीं बोल रहा है। अब उनका आचार विचार वो अपने हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से तय करते हैं, लेकिन एज सेंसिबल इंडिविजुअल्स एंड सिटीजन्स हम लोगों को सोचना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। और अगर बाहर जो हो रहा है उसको हमने समय रहते उस पर कहीं अंकुश नहीं लगाया, कंट्रोल नहीं किया, तो वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। क्योंकि हमारे दो तरफ तो ऑलरेडी इनेमिकल स्टेट्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका भी बहुत हमारे अब फेवर में रह नहीं गया है, भूटान में चाइना का दखल बढ़ता जा रहा है, और अब बांग्लादेश भी अगर उसी रास्ते चला गया और उस खेमे में शामिल हो गया तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। मुझे ज़्यादा चिंता इस बात की है, जिस तरह की हत्याएं वहाँ हुई हैं, यूनुस सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे करके, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है उसी तरह का पनिशमेंट वहाँ पे मिलना चाहिए, ताकि लोगों का एक विश्वास कायम हो कि वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है। और अगर वो वैसा करने में सफल नहीं होते हैं तो उनको सिर्फ कठपुतली की तरह आदमी मान के चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी अनुराग जी ने या हर्षवर्धन जी ने तारिक रहमान के वापस आने की बात की। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं, 16-17 साल बाद वो अपने देश में वापस हुए हैं, बट वो इंडिया के फेवर में उनकी पार्टी कभी नहीं रही थी। जब खालिदा जिया भी प्राइम मिनिस्टर थी तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि बहुत हमारे लिए कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी बॉर्डर के ऊपर। तो तारिक रहमान का आना कितना
प्रॉमिसिंग है एज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे नहीं पता, कहा नहीं जा मुझे नहीं पता। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर वहां पे कोई वाकई में डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिस्टोर होने की सीरियस कोशिश हो तो उसमें सभी पार्टियों को शामिल होने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जिस तरह से शेख हसीना की पार्टी को उनको कितनी सारी जुर्मों में सजाए मौत और फांसी की सजा करके बाहर किया हुआ है, उनकी पार्टी बैन है, इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को, इस बैन को हटाना चाहिए। सारी पार्टियां जो भी हैं वहाँ शामिल हों इलेक्टोरल प्रोसेस में और एक अच्छे साफ सुथरे तरीके से चुनाव होके सरकार बने, चाहे जिसकी सरकार बने। एक जरूरी है ये बात कहना, अच्छा हुआ कि वो पूर्णिमा जी ने अंडरलाइन कर दिया। तारिक रहमान और खालिदा जिया भारत के समर्थक नहीं रहे, क्योंकि वहाँ तो बहुत क्लियर कट पॉलिटिक्स चलती है। शेख मुजीबुर रहमान की लीनिंग वाली पार्टी जो अब शेख हसीना है, और भारत में कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी, उसके इसी पार्टी से यानी अवामी लीग से ही रिश्ते अच्छे रहे। लेकिन हम जब जमात को देख रहे हैं, हम जब मोहम्मद यूनुस को देख रहे हैं, शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आगे ईंट रख दी गई। तो हमें तो सबसे पहले यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो। और तारिक रहमान भी 17 साल बाद लौटे हैं, उनको राजनीति की बहुत समझ नहीं है, 60 साल के वो हो चुके हैं, बांग्लादेश भी बहुत देखा नहीं है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, भले वो किसी प्रतीकात्मक ही कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबका है, और वो ये कह रहे हैं तो हम ही मानते हैं कि डेमोक्रेटिक डायलॉग शुरू होगा। तो मैं उसके लिहाज से कह रहा हूं, और बाकी तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो वहां है नहीं, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को प्रतिबंध कर, लेकिन वो दूसरी लड़ाई है, उस पर अलग से बात की जा सकती है। ठीक, राकेश सर, 1971 में जिस तरीके का भारत और बांग्लादेश जिस तरीके से दिख रहा था, हिंदू पलायन जैसी स्थिति नज़र आ रही थी, क्या वही वाला फिर से माहौल या फिर उस तरीके के जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है? हिंदू पलायन और हिंदू छोड़ दें राष्ट्र, इस तरीके की कुछ माहौल बनाने की कोशिश है? आप ये बताइए कि उस्मान हादी मुस्लिम है, उनकी हत्या होती है, हत्या करने वाला मुस्लिम होता है, और अत्याचार किस पे होता है? हिंदू पे होता है। तो ये साजिश नहीं है क्या? और जब उस्मान हादी की हत्या कब होती है? जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके दूसरे दिन, और उनके अंतिम संस्कार के ठीक दूसरे दिन एनसीपी के भी मुस्लिम नेता की हत्या हो जाती है। तो क्या ये साजिश नहीं है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय पर कहा था कि आपदा में अवसर देखना चाहिए, तो उनका स्लोगन एक सकारात्मक पक्ष पे था। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह की घटना हो रही, हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, उसमें दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया है, वो बांग्लादेश की घटना पे जो, या हिंदुओं पे जो आपदा आई हुई है, उस पर वोट का अवसर देखा जा रहा। और जिसका जिक्र, जिस झोले का जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया, प्रियंका जी के, उस फिलिस्तीनी झोले में मुस्लिम वोट डालने का प्रयास हो रहा है। इसलिए वहाँ के हिंदुओं पे कैसे बात करेंगे? ये नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वहाँ के हिंदुओं पे ये बात करेंगे तो उनको डर ये सता रहा है कि जिस भारत के मुस्लिम वोट को हम साधने का प्रयास करें वो बिदक जाएगा। इसलिए तमाम वो पार्टियाँ जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं, वो सारी पार्टियाँ मौन धारण किए हुए हैं। और संघ इसलिए मुखर है क्योंकि संघ का गठन ही 1925 में हिंदुओं को एकीकरण करने के लिए हुआ था, और वो हिंदुओं का एकीकरण सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में। इसीलिए संघ की जो विंग है वो विश्व में भी सक्रिय है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का जो एक बड़ा प्रदर्शन तैयार हुआ, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक संदेश है। भले ही ये कहा जाए कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन भारत के अंदर हिंदुओं को लेके किस तरह की संवेदना है, ये एक संदेश दिया गया है। यूनुस जी की जो बात की जा रही है, तो ये सच्चाई है कि जिस दिन यूनुस जी को बाहर से लाके कुर्सी पे बिठाया गया, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि यूनुस जी किस स्थिति में हैं और उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम में जो आदमी पूरे बांग्लादेश की सरकार का नेतृत्व कर रहा हो, वो मौन धारण किए हुए है। तो ऐसे में बांग्लादेश किस रास्ते पे चल रहा? फिर आपके दो कट्टरपंथी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दल जो ऐसा है जो विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा, शेख हसीना के साथ सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के साथ बेहतर तालमेल बना के चलने वाली वो शासक थी। तो उन पे इतने मुकदमे लाद दिए गए, उनकी पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। और तारिक रहमान को अचानक कैसे
तारिक रहमान बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं, लेकिन अचानक प्रकट कैसे हो गए वो? इतने सालों बाद जो विस्थापित के रूप में विदेश में थे, अचानक उनकी एंट्री कैसी हुई? क्या उनकी एंट्री कराई गई? ये उनकी एंट्री इसलिए भी कराई गई क्योंकि खालिदा जिया की हालत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो बीएनपी का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। यदि ऐसे में कट्टरपंथी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेंगी तो लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा किया जाएगा। इसलिए तारिक रहमान की एंट्री कराई गई और कट्टरपंथी पार्टियां अब ये दिखाने का प्रयास करेंगी कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। तो यानी सारा एक पटकथा तैयार करके बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को उस कट्टरपंथी दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। एक साजिश जैसा पूरा माहौल दिखाई पड़ता है। समीर सर, जब हम अपने पड़ोसियों की बात करते हैं तो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बहुत अव्यवस्थित है। नेपाल हो, श्रीलंका हो, अब बांग्लादेश हो। नेपाल में भी जिस तरीके से जब बाद में हमने यही खबरों के खिलाड़ी में एनालिसिस किया तो लगा कि साजिश है, कहीं से एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेंसी दिखाई पड़ रही थी। क्या बांग्लादेश को भी आप उसमें देखते हैं? क्योंकि जैसा शुक्ला जी ने भी कहा कि एक प्लानिंग के तहत एक एक आदमी की एंट्री हो रही है, फिर चुनाव का ऐलान हो रहा है, अगले दिन हिंसा हो जा रही है। फिर क्या लगता है कि ये पूरी तरह से प्लानिंग के तहत हो रहा है बांग्लादेश में भी? निश्चित रूप से जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार को पदस्थ किया गया और फिर मोहम्मद यूनूस को जिस तरीके से भेजा गया कि भाई बांग्लादेश में आप केयर टेकर एडवाइज़र बनिए वहाँ पर चुनाव तक के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने लंबे समय तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं होने दिए, और अब मुझे लग रहा है कि जो बांग्लादेश में इतना उपद्रव हो रहा है उसके पीछे मोहम्मद यूनूस का यही प्लान है कि बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को चुनाव होने वाले उसे किसी तरह से टाला जाए। हिंसा होगी तो उनके पास बहाना होगा कि भाई अब इस हिंसा में चुनाव नहीं करवाया जा सकता, पूरा देश दंगों में झुलस रहा है, और वो डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोहम्मद यूनूस अपना कंट्रोल बांग्लादेश से छोड़ना नहीं चाहते, जिस तरीके से उन्होंने अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है वो चाहते हैं कि भाई उनके समर्थन से वहाँ कट्टरवादी ताकतें सत्ता के अंदर आए। अब उनके बेटे आए, शेख हसीना के बेटे, खालिदा जिया के बेटे वहाँ पर लौट कर आए 17 साल के बाद। लग रहा है कि अब जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, लोगों की भीड़ उमड़ी है, लग रहा है कि वो बांग्लादेश का भविष्य बन सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में बांग्लादेशी कमान संभालेंगे? चुनाव किस तरीके से होंगे? क्या गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या बांग्लादेश की जनता इस उपद्रवी तत्वों से, जो कट्टरपंथी तत्व जो जिस तरीके से उन्होंने पूरे बांग्लादेश को हाईजैक कर लिया है, पूरे बांग्लादेश को उन्होंने एक अराजकता में धकेल दिया, क्या बांग्लादेश की जनता उनके साथ जाना चाहती है, या बांग्लादेश एक बेहतर सरकार चुनकर देती है कि भाई कम से कम इस अराजक तत्वों से बचा जाए? क्या कट्टरपंथी तत्व फिर सत्ता में लौटेंगे? सरकार किसकी होगी? रहमानी सरकार बनाएंगे गठबंधन में, या पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? अभी मोहम्मद जी का क्या उसके अंदर भूमिका होगी, ये सब देखने बात होगी फिलहाल। लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव के पहले पूरा बांग्लादेश जिस तरीके से दंगों की आग में, और खास तौर से हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा वहाँ पर शुरू हो गई है और टारगेट करके हिंदू लोगों को मारा जा रहा है, मुझे लग रहा है ये एक सोची सुनियोजी साजिश है, और इसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान के मौलाना जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार जा रहे हैं, पाकिस्तान के सैन्य के अधिकारी जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चीन भी होगा भारत के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि भारत के खिलाफ जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो साजिशें हैं वो बांग्लादेश के अंदर अपना प्रभाव बनाना चाहती है। उनका यह प्लान है कि भाई भारत जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर ताकत बढ़ रही है, तो भारत को कैसे रोका जाए। तो भारत के पड़ोसियों में फिर वो नेपाल हो, पाकिस्तान से भारत का वैसे भी जाने दुश्मन नहीं, तो पाकिस्तान, नेपाल और फिर बांग्लादेश को घेर के, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर कैसे भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल षड्यंत्र किया जाए और कैसे भारत को बॉर्डर पर घेर के रखा जाए। तो इस तरह की साजिशें हो रही है, और मुझे लग रहा है अमेरिका की बड़ी भूमिका नजर आ रही है कि अमेरिका ने भी जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवाने में बड़ी भूमिका निभाई है, कहा जाता है कि भाई अमेरिका की इसमें भूमिका रही है। तो क्या अमेरिका भी ये चाहता है कि भाई भारत बहुत मजबूत ना हो और अपने पड़ोसी से उलझा रहे? क्योंकि अगर पाकिस्तान से देखेंगे तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान को जो सपोर्ट ट्रम्प ने किया, ये बताता है कि भाई भारत से भले युद्ध हुआ हो, लेकिन ट्रम्प के लाडे तो आसिम मुनीर बने ही हुए। पाकिस्तान अमेरिका जाते हैं, उनकी बैठकें होती है, डिनर साथ में कर रहे हैं, अमेरिका उनको पैसा दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, कुछ हथियार देने की भी बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से भारत के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, और खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हो रहा है कि पाकिस्तान में हिंदू लगभग खत्म की स्थिति में आ गए, बांग्लादेश में बचे हुए, तो कट्टरपंथी ताकतें जो 7 से 8% अभी वहां पर हिंदू बचे हैं, तो कट्टरपंथी ताकतें चाहती है कि भाई यहाँ हिंदुओं पे हम हमला करें। मुझे लगता है कि जो मोहन भागवत जी ने इसके पहले अभी जो कलकत्ता के अंदर 3 दिवस का व्याख्यान माला था, उस समय मोहन भागवत जी ने जो आह्वान किया था कि भाई पूरे दुनिया के हिंदुओं को
बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। तो उसका असर रहा था कि भाई दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के सामने प्रदर्शन हुआ, कल भोपाल में हुआ, तमाम शहरों में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार और उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। तो हिंदुओं ने अभी आवाज़ उठानी शुरू की है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में एक बड़ा राजनीतिक दल और बड़ा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर लोग हैं, चाहे स्टेट की पार्टी हो, ममता बनर्जी इसको लेके बहुत नहीं बोल रही, अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बड़ा कड़क बयान इसको लेकर नहीं आया है। तो लगता है कि भाई जब इस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो भारत के जो राजनीतिक दल है उस सबको एक साथ आकर इस पर चर्चा करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार को भी एक दिन का विशेष सत्र बुलाए। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, या तो सत्र बढ़ा देती या सरकार एक दिन का सत्र बुला के इस पर चर्चा करे और बांग्लादेश को स्पष्ट वार्निंग दे कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं से इस तरह से अत्याचार होंगे तो विदेश मंत्रालय ने हालांकि बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में इस बात का कहा है, उनके राजनयिक को बुला के कहा भी गया है। लेकिन सरकार भी अपने स्तर पर मुझे लगता है विशेष सत्र बुलाए और बहुत निंदा प्रस्ताव पास करे और सभी राजनीतिक दल ये कहे कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार जारी रहेगा तो केंद्र सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी और सारी देश के राजनीतिक दल और पूरी देश की जनता उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक जुम्मे की नमाज को लेकर एक विवाद शुरू होता है कुछ मजदूरों के बीच और उसके बाद वहां उन्माद भीड़ पहुंच जाती है इतनी और जिंदा जलाकर एक व्यक्ति को टांग दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है इसलिए। उसके बाद एक इस पर तो मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद कट टू कट यूनुस सरकार के मंत्री कहते हैं कि इसको ओवर हाइप दिया जा रहा है, शायद इसलिए इस तरीके के मामले चर्चा में आए। वो यूनुस जो नोबेल पुरस्कृत हैं, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष होंगे। पर इस वक्त जिस तरीके का बांग्लादेश यूनुस का दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि भारत बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाएगा शांति के, अगर वहां नहीं हुई तो। दीपू चंद्र दास पर भी बात करेंगे, अमृत मंडल पर भी बात करेंगे और आपने जो कहा कि यूनुस क्या कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण यह है कि ये सारी घटनाएं बहुत गंभीर, बहुत गहरी और बहुत खतरनाक होने के बाद भी ये सब प्रतीक हैं। दरअसल दुनिया की शतरंज पर बांग्लादेश वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल करके भारत को शह और मात देने की कोशिश की जा रही है। और जो बातें अभी शुक्ला जी कह रहे थे उसका जो सिरा उन्होंने पकड़ा है, उससे आगे का मैं सिरा ले जाता हूं कि किस तरह भारत को अस्थिर करने की कोशिशें लगातार हो रही है और किस तरह भारत को लगातार सावधान रहना है। पहलगाम हमला क्या था? धर्म पूछकर गोली मारी गई थी ना। क्यों? वहां पर जिन लोगों को मारा गया था 26, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दंगे की आग में जलकर मर जाएं, उद्देश्य तो यह था। भारत ने उसका जवाब अलग तरीके से दिया और सिंदूर हुआ। इसको देखकर दुनिया के वो सारे चौधरी दहशत में हैं जिनको समझ में आ गया कि आमने सामने की लड़ाई में अब वो भारत को नहीं हरा पाएंगे। और इसके अलावा जो अब नया वॉरफेयर आ गया है, टेक्नोलॉजी वाला, रिमोट वाला, उसमें भी नहीं हरा पाएंगे। भारत उसमें भी 20 ही साबित हुआ है, बल्कि 21 साबित हुआ है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों के कहर से आज भी पाकिस्तान की जमीन थरथरा रही है। और उस सब के बाद ये नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे स्वार्थ साधने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक टाइमलाइन पकड़ी गई है कि चुनाव घोषित होते हैं और उसके बाद उस्मान हादी की हत्या हो जाती है। वो उस्मान हादी दरअसल जिनको मोहरा बनाए, अब ये जो होता है ना, तालिबान को आप खड़ा करते हैं, फिर वही तालिबान आपके लिए भस्मासुर होता है, उसी के ओसामा बिन लादेन को मारने की आप कोशिश करते हैं और वो एबटाबाद में मिलता है। इन सिरों को जोड़ा जाए तो सब समझ में आता है कि भारत के साथ कोई नहीं और भारत को अपने दम पर लड़ना है। नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या को लेकर उत्तरी नाइजीरिया पर अमेरिका जब बमबारी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में होने वाली हिंदुओं की हत्या को लेकर दुनिया के चौधरियों के मुंह में दही जम जाता है। सारे अखबार पढ़ लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर, और पत्रकार होने के बाद हम ये ज्यादा इंगित करने की आवश्यकता है कि आप दुनिया से, दुनिया की पत्रकारिता से, और जो लोग पश्चिम की तरफ देखते हैं ना संदेशों के लिए, उनको तो सचमुच इन घटनाओं से बड़ा सबक ले लेना चाहिए। ये हमको क्या राह दिखाएंगे, ये हमारा क्यों भला चाहेंगे। दुनिया चाहती है कि भारत इतना स्थिर कैसे इतने उपद्रव के बीच में, जब श्रीलंका में तबाही है, पाकिस्तान में बर्बादी है, बांग्लादेश जल रहा है, तो भारत स्थिर होकर आसमान में ऐसा सैटेलाइट भेजता है जिसमें अमेरिका का सैटेलाइट जाता है और अमेरिका को अपना सैटेलाइट भेजने के लिए भारत के लॉन्चर की जरूरत पड़ रही है। उस भारत को दबाने की साजिशों को हम नहीं समझेंगे तो हम बांग्लादेश की घटनाओं को केवल एक कोने में अंधेरे में झांक कर देखने के प्रयत्न के लिए गुनहगार साबित होंगे। वो भारत जो अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद लगातार भारत अमेरिका को ही होने वाले निर्यात में ग्रोथ दिखाता है, उस भारत को दबाने की साजिश है। और उसका बेचारा जो भुगतना पड़ी सजा, वो दीपू चंद्र दास को भुगतना पड़ी। और उसका गुनाह क्या था, अगर आप घटना की बारीकी में जाएं, जुमे की नमाज के दौरान उसके ही मुस्लिम साथियों से उसकी एक छोटी सी चर्चा हुई, जिसने उसने जुमे की नमाज को लेकर एक अपनी तरफ का छोटा सा पक्ष रखा। उसने कोई विरोध नहीं किया था उसमें। उसको पुलिस के सामने ऐसा भीड़ में बिल्कुल जैसे
कसाई बकरे को पटक देता है सामने, वैसे पटक दिया गया और कैसा दिल दहला देने वाला दृश्य है। और यह मनुष्यता की हत्या है। और इस हत्या को लेकर अगर तो हम लोगों से उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं? भारत को सावधान रहने की जरूरत है। पहलगाम से लेकर बांग्लादेश तक लगातार कोशिश ये हो रही है कि इन सारे चिंगारियों से भारत में आग सुलग जाए। बांग्लादेश की अपनी एक अलग समस्या है। मोहम्मद यूनुस विदेशी शक्तियों के बिठाए हुए वो मोहरे हैं जिनको हिला देने पर बांग्लादेश में वो सब नहीं हो पाएगा जो विदेशी ताकतें चाहती हैं। इसीलिए वो यूनुस बने रहे तो चुनाव की घोषणा होते सी ऐसी कोई हिंसा होनी चाहिए जिससे चुनाव टल जाए। और इसमें अमृत मंडल हो या दीपू चंद्र दास हो, ये बेचारे उस सारी साजिश का शिकार हो रहे हैं। और उसी का शिकार वो उस्मान हादी हुआ जिसको दरअसल शेख हसीना को अपदस्थ करने के लिए उपयोग में लिया गया था। तो ये उपयोग में लेकर निचोड़कर फेंकने की जो कोशिश विदेशी लोग करते हैं, ये उनको समझना है जो इसके ट्रैप में फंसते हैं। वो आतंकवादी जो इसके ट्रैप में फंसते हैं, वो युवा जिनको जेनजी के नाम पर आगे किया जाता है और पीछे से उन आतंकवादियों को और साजिशकर्ताओं को घुसाया जाता है जिनका लक्ष्य मोहम्मद यूनुस को बिठाना और शेख हसीना को अपदस्थ करना है। क्योंकि 2 महीने बाद तो फिर वहां पर सारा खेल ही बदल जाता। यूनुस खुद जेल चले गए होते, फैसला आने वाला था उनके खिलाफ बड़ा। उनकी सारी जो साजिशें हैं और विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर बांग्लादेश को खराब करने के जो मामले थे उनकी जांचें चल रही थी। जो इन सिरों को नहीं जोड़ पाएगा वो बांग्लादेश में होने वाली घटनाएं और उसका भारत पर होने वाले असर को सही तरीके से शायद नहीं समझ पाएगा। दूसरे हिस्से में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भारत अब इस पर क्या रुख अपना रहा है और क्या कर सकता है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि विदेश मंत्रालय ने जो कल सख्त एक टिप्पणी की है बांग्लादेश के प्रति, वो आप लोग जरा सुनिए। We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. हर्षवर्धन सर, जैसा कि अभी हमने सुना भी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक चेतावनी है जो भारत की तरफ से है कि भाई आप सुनिश्चित करें कि वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। अगर इस तरीके की तस्वीर बांग्लादेश में नहीं दिखाई पड़ती अगले कुछ समय में, तो आप क्या देखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इस मुद्दे को ले जाएगा या किसी एक्शन में नजर आएगा? नहीं, निश्चित तौर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाएगा। एक और बात समझिए कि भारत लगातार घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बॉर्डर के जरिए वापस धकेलना चाहता है। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस केयर टेकर गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि ये मसला भी सॉर्ट आउट ना हो। और चूंकि लगातार फेंसिंग का काम चल रहा है, सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि जो बॉर्डर है उसको 550 किलोमीटर का जो एरिया है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का है, वहाँ राज्य सरकार की वजह से ज़मीन न मिलने की वजह से बचा हुआ है, वो भी पूरा हो जाएगा तो वो भी शायद बहुत सी चीज़ें उससे भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन भारत आगे करेगा क्या? एक तो जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इतना स्पष्ट तौर पर बोलते हैं कि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये अमेरिका को भी आईना दिखाने की कोशिश, क्योंकि क्रिश्चियन अगर नाइजीरिया में मरे तो वो गोली चला देंगे, बम बरसा देंगे। क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार की बात कहकर वो G20 समिट में नहीं जाएंगे। क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार की बात कहकर अफ्रीका को वो अपने यहाँ आने से मना कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश में क्रिश्चियन मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बांग्लादेश में हिंदू मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदले हैं, जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश का आप क्या करेंगे, तो क्या जवाब था उनका? उन्होंने कहा वो मेरे दोस्त मोदी संभाल लेंगे। लेकिन तब से स्थितियां बदली, ट्रंप का ईगो मसाजिंग नहीं हो पाई, वो नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं कर पाए, तो अमेरिका से किसी मदद की उम्मीद फिलहाल संभव नहीं है, उसको देखना भी नहीं चाहिए। तो हो क्या सकता है? एक तो ये कि मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में भारत को एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहिए। दूसरे जो देश हैं, ढेर सारे देश हैं जो उसके, उनको साथ लेकर रेजोल्यूशन मूव करना चाहिए। उच्चायुक्त को बुलाया, उसको चेतावनी दी, MEA की तरफ से बयान दिया गया, और इस पर मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक स्पेशल ब्रीफिंग भी की जानी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया ना कि करीब 3000 घटनाएं हुई, ये चीजें हुई, उसको ये भी बताना चाहिए किस तरह की परिस्थितियां ये उत्पन्न की जा रही हैं, और चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, इस साउथ एशिया में चीजें ठीक रहें, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। और स्पेशल सेशन क्या, मैं तो पहले ही चाह रहा था कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इस पर सदन में चर्चा न कराकर वो जिसको कहते हैं ना एक बड़ा मौका चूक गई। ये करना चाहिए था, ये देश का मसला है और इसमें राजनीति उस तरह से नहीं होनी चाहिए। हालांकि नेता लोग तो राजनीति करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के ये भी तरीके होते हैं जब पूरा देश बात कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। अनुराग सर, भारत जिस तरीके से अपना पक्ष रख रहा है, जैसा कि हर्षवर्धन सर भी कह रहे हैं कि एक शिकायत के तौर पर ही या एक ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस मुद्दे को उठाकर यूएन में, मानवाधिकार आयोग में, सब जगह ले जाना चाहिए। अगर भारत इस ओर बढ़ता है तो आप कैसे देखते हैं कि कौन कौन से देश भारत के साथ नजर आते हैं? क्योंकि आप सब ने एक सुर में कहा कि अमेरिका से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए प्रतीक्षा जी, जो देश, भारत देश ऑपरेशन सिंदूर कर चुका हो, जो घुस के जाके मार चुका हो कई बार पाकिस्तान किसी में, की जरूरत नहीं, उसको किसी की नंबर एक तो जरूरत नहीं है। अगर उसकी इच्छा शक्ति होगी कि हमें वहां पे हिंदुओं को की रक्षा करनी है तो उसको किसी देश की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने दम पे सक्षम है, कर लेगा। और हम अगर बात करें कि वो यूएन में बात करे, वो उच्चायुक्त को बुलाए, तो वही फिर से मैं दोहराऊंगा, जो ऑपरेशन सिंदूर कर चुका हो उसको ये सब छोटे मोटे चीज़ें करने की ना ज़रूरत है, और वो उससे कहीं आगे कर सकता है। और हम लोग ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है और क्या सोचा जा रहा है। इसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊं तो एक भारत के लिए राजनीतिक या कूटनीतिक तरीके से एक मौका है। जिस तरह से पाकिस्तान अपनी, मतलब मैं वो नहीं कहूँगा कि वो किसी अच्छी वजह से, वो आतंकवाद को जिस तरह से उसने पोषण दिया उसकी वजह से वो मुस्लिम वर्ल्ड का वो एक तरह से लीडर बन गया। तो ये भारत देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हालांकि वो है, लेकिन हाँ वो एक तरह से ब्लैक एंड वाइट हो जाता है कि अगर वहाँ पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको वो अच्छी तरह से टैकल करता है। अच्छी तरह से टैकल का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बियॉन्ड जाके भी, तो वो अनडिस्प्यूटेड हिंदुओं का लीडर बनता है। हालांकि वो है, लेकिन हाँ वो एक तरह से अनडिस्प्यूटेड डिक्लेयर हो जाता है। ये मौका है। पूर्णिमा मैम, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश का मुद्दा, मुझे लगता है कि यूएन में तो एक रेजोल्यूशन भारत को लेके जाना ही चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, और उसको कंडेम करने के लिए बाकी देशों से आह्वान करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जो नोबेल प्राइज कमेटी है, भारत को उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस का नोबेल प्राइज वापस लिया जाए। पीस प्राइज नहीं, उनको शायद इकोनॉमिक्स में मिला था, अर्थशास्त्र में मिला था, तो उनको वो प्राइज वापस होना चाहिए। नोबेल पीस जो प्राइज मिलते हैं उसके पैरामीटर्स होते हैं कि वो किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। जब मिला होगा वो उसके काबिल रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक काम ये करके भारत दुनिया को एक अच्छा संदेश दे सकता है। दूसरा, अगर इंटरफियर करने की बात हो तो देखिए, वो बांग्लादेश में जैसे ट्रंप नाइजीरिया में बमबारी कर रहे हैं, भारत वैसे बमबारी नहीं कर सकता है, ये तो काफ़ी क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि एक इंटरनेशनल ओपिनियन भारत को जरूर बनानी चाहिए, जो यूएन में जाके इंडिया कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। राकेश सर, देखिए, इस समय पर बांग्लादेश पे चीन और अमेरिका दोनों की वक्र दृष्टि है, और मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये है कि भारत जो है बाहरी तौर पर तो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, लेकिन आंतरिक तौर पर जितने कूटनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं वो भारत सरकार उठा रही है। और कूटनीतिक कदम कभी दिखाए नहीं जाते, वो साइलेंट मूव करते हैं। दूसरा जो बार बार ये होता है कि अपने को जवाब देना चाहिए बांग्लादेश का, तो हम लोग इतिहास पढ़े हैं, तो इतिहास में राजतंत्र रहा हो या लोकतंत्र, भारत कभी भी विस्तारवादी नीति पे नहीं चला। इसलिए भारत हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से एक रास्ता तैयार करता है। बांग्लादेश को लेके भी भारत ये देखना चाह रहा है कि चाइना और अमेरिका किस हद तक जाते हैं, क्योंकि भारत के पास आज भी एक अवसर है और भारत कभी भी कोई भी कठोर कदम उठा सकता है, इतनी सामर्थ्य भी है। लेकिन वो ये देखना चाह रहा है कि अमेरिका और चाइना दोनों किस हद तक जाते हैं बांग्लादेश के मामले में, और जब उनकी हद तय हो जाएगी तब भारत अपना सकारात्मक हो या कठोर कदम हो वो उठाएगा, और तब सबके समझ में आएगा कि भारत किन हैसियत के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। समीर सर, भारत बांग्लादेश और अंतर्राष्ट्रीय मंच, अभी तक भारत सरकार ने जो कदम उठाया, मुझे लगता है कि वो बेहतर कदम उठाया, और उससे ज़्यादा कदम उठाने की अभी कोई सरकार को आवश्यकता नहीं। अगर ये माना जाए कि भाई भारत सरकार सीधा हमला कर दे बांग्लादेश के अंदर,
तो ये संभव भी नहीं है और भारत सरकार ऐसा कोई कदम फिलहाल उठाएगी नहीं। जो मंचों पर विदेश मंत्रालय अपनी बात रख सकता है, केंद्र सरकार जिससे बात उठा सकती है, और कई बातें ऐसी होती है जो सार्वजनिक नहीं होती है, पर्दे के पीछे केंद्र सरकार पूरा दबाव बना रही होगी मोहम्मद यूनुस के ऊपर कि भाई आप वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। तमाम तरीके से डायलॉग्स पर्दे के पीछे हो रहे होंगे और सरकार उतना ही बता रही जितना सरकार को लगता है कि विदेश नीति के हिसाब से देश की जनता को बताना जरूरी है। सरकार उससे ज़्यादा कर रही होगी, मुझे इस बात का भरोसा है। मोदी सरकार केंद्र में है तो निश्चित रूप से इस बात को वो गंभीरता से ले रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये मान लेना कि भाई सरकार हमला कर दे बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में तो बांग्लादेश के अंदर जो लोग हिंदुओं का समर्थन भी कर रहे होंगे, आप उनका भी समर्थन खो दोगे उसके बाद, अगर भारत इस तरीके से कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उस स्तर पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है चुनाव तक भी राह देखेंगे कि 12 फरवरी को चुनाव है, क्या चुनाव के बाद कोई वैसी सरकार बन के आती है जिससे भारत सरकार के संबंध कुछ बेहतर होते हैं, इस बात की संभावना है। क्या कट्टरपंथी ताकतें लौटकर आती है ज़्यादा, तो ज़्यादा पाकिस्तान के पाले में चले जाते हो भारत से और उनकी दुश्मनी बढ़ जाती है। तो सरकार मुझे लगता है कि फिलहाल अब इंतजार कर रही होगी कि 12 फरवरी को चुनाव के बाद कौन सी सरकार वहाँ पर आती है और उसके बाद भारत अपनी जो अगली रणनीति या कूटनीति उसको तैयार करेगा, उसके हिसाब से तय करेगा। फिलहाल भारत सरकार को जो करना चाहिए वो सारे जो विकल्प उपलब्ध है, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। भारत अकेला है और मजबूती से खड़ा है, इस बारे में तो बात कर ही ली थी। डिस्टर्बिंग जो हमारे पड़ोसी हैं उनको लेकर अब भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वेस्टर्न कंट्रीज जो कि एक साजिश, हम सभी जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन सभी ने ये बात कही, हम सब ने यहाँ चर्चा की कि उसके लिए क्या एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कूटनीतिक चेंज की ज़रूरत है भारत की विदेश नीति में। तो ये प्रतीक्षा महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारी जो कूटनीति है और जो हमारे विदेश नीति को देखने वाले और हमारी भी एजेंसियां हैं जो इस तरह के मामलों पर बहुत नज़र रखती है। अगर अमेरिका वहाँ नज़र गड़ाए हुए है, चीन वहाँ नज़र गड़ाए हुए, बीच में एक चीनी राजदूत महिला बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी जो चीन के तरफ से खुफिया के तौर पर पूरा अपदस्थ करने के लिए नेपाल, बांग्लादेश, इन सब देशों में सक्रिय हो गई थी लगातार। ऐसे ही बांग्लादेश के भीतर जो साजिश हुई है उसमें जिस तरह की खुफिया एजेंसियों का रोल है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में भारत की एजेंसियाँ क्या, जब इतना बड़ा उपद्रव होकर पूरी सरकार को अपदस्थ करने के लिए विद्रोह प्रदर्शन हो गए, तो भारत की खुफिया एजेंसियां और भारत का जो नेटवर्क है वो तुरंत सक्रिय क्यों नहीं हो पाया या इस साजिश को पहले क्यों नहीं भांप पाया, और उसको देखते हुए बाकी देशों में इसी तरह की जो साजिशें होंगी उसको लेकर हमें भी उतना मजबूत। देखो ये तो साम दाम दंड भेद की लड़ाई है, हथियार की लड़ाई हमने हथियार से लड़ी, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई होती है वो उसको उसी से लड़ना पड़ेगा। जो ये नैरेटिव है कि इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और जिन भी देशों में हिंदू अल्पसंख्यक रह गए थे, यहाँ के अल्पसंख्यकों की बातें तो हम बहुत करते हैं और उसको लेकर हम कितने उदार हैं और किस तरह की नीति अपनाते हैं वो एक अलग बहस है, उसमें नहीं जाऊँ। लेकिन बाहर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो उसको एक्सपोज करना, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार एक्सपोज करना, उनके बारे में बात करना और उनको एक्शन के लिए मजबूर करना, ये भी भारत की कूटनीति का हिस्सा है, होना चाहिए। और इसमें निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर पड़े हैं, इसको भी स्वीकार साथ ही साथ करना चाहिए। भारत जिस मजबूती से खड़ा है, सब कर रहा है, लेकिन हमारी ये वाली नीति, क्योंकि ये साजिशें तो होंगी, आप ये कह के रोना पीटना नहीं मचा सकते कि लोग साजिश कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं और श्रीलंका में ऐसा हो गया और नेपाल में ऐसा हो गया। तो हमारी जो एजेंसियां वो क्या कर रही है, क्या वो इस तरह की चीज़ों को रोकने में उतनी शक्ति नहीं दिखा पा रही, क्या इंटेलिजेंस उतना कमज़ोर है, या क्या हम इस तरह की चीज़ों को, जिस नीति को अपनाकर वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उसके विस्तार में इस वाली बातचीत में नहीं जाना चाहूँगा, तो क्या हम लोग वहाँ पर इतने कमज़ोर हैं कि पीछे रह जाएंगे? ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी एजेंसियाँ मजबूत हैं, लेकिन मजबूत तो हम भी हैं। तो मुझे लगता है ये सोचा भी जा रहा होगा, जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो इस तरह की नीतियों को, इस तरह के खुफिया वॉरफेयर को संचालित करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर हम अभी थोड़े से बैकफुट पर नज़र आते हैं और उसको फ्रंट फुट पर लाने के लिए जो भी उपाय करने के लिए जो सक्षम लोग हैं वो उन पदों पर आसीन है, वो उसका काम करेंगे और सरकार उनको फ्री हैंड देगी, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल जो पूरा नैरेटिव है उसमें हमको बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को एक्सपोज लगातार करना पड़ेगा, ताकि ये नहीं हो कि वो करते रहें और हम तमाशा देखते रहें। बिल्कुल। भारत इन दिनों अगर देखिए तो अपने तमाम पड़ोसियों की जो आंतरिक उथल पुथल है उसको लेकर थोड़ा चिंतित भी है। और अब बांग्लादेश जब इस तरीके की स्थिति में दिखाई पड़ता है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर जैसा कि सर ने भी कहा कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर और मेहनत से काम करना होगा। हो भी रहा होगा, हो सकता हो हमें कूटनीतिक स्तर की इस तरह की जानकारियां नहीं दी जाती, इसलिए शायद ये कहना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त भारत को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके की साजिश हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने कही कि साजिश ग्लोबल साजिश
हो रही है वैश्विक स्तर पर भारत को नीचा दिखाने की, भारत के अर्थ व्यापार को रोकने की, शायद उसी कड़ी में बांग्लादेश एक उदाहरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आए।